हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा एडू हब में। फ्रेंड, आपको जैसे पता है कि सीटेट की सीरीज़ चल रही है। हमारे 5 सेशन हो चुके हैं। आज ये हमारा 6 सेशन है, जो कि कोहलबर्ग के प्रीवियस क्वेश्चन पे पूरा बेस्ड सेशन रहेगा। टॉप 20 क्वेश्चन जो कोहलबर्ग के सीटेट में पूछे जा चुके हैं, और वैसे ही कॉन्सेप्ट जो आगे आपके आने वाले सीटेट में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वही तरीका रहेगा फ्रेंड्स, मैं इधर रहूंगा, क्वेश्चन आपके उधर पॉपअप होते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। एक वर्णन दिया गया है और उस वर्णन को पढ़ने के बाद आपको अवस्था का ज्ञान करना है, कौन सी अवस्था वो हो सकती है। लिखा है, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ऑप्शन बी सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन सी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, और ऑप्शन डी यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर याद होगा तो कोहलबर्ग ने क्या किया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या किया था, अपनी नैतिक विकास का एक इन्होंने सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि पूरा पियाजे पे यानी पियाजे का जो नैतिक विकास था उसको पढ़ने के बाद इन्होंने दिया था। ये नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, इसमें इन्होंने 3 चरण बताए थे। पहला था आपका प्री कॉन्वेंशनल, दूसरा था आपका कॉन्वेंशनल, और लास्ट वाला था आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर या पश्च परंपरागत। इसी पश्च परंपरागत में 2 आपकी स्टेज आती हैं। एक आता है सामाजिक समझौता, ठीक है, और दूसरा आता है आपका सार्वभौमिक। सार्वभौमिक तो सार्वभौमिक स्टेज क्या है कि आप अपने मन से जब क्या करते हैं, कानून बनाना शुरू कर देते हैं, यानी मन से जब आप नियम बनाना शुरू कर देते हैं, और मन को क्या कहा जाता है, अंतःकरण। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अंतःकरण। यानी जब आप अपने अंतःकरण से किसी भी वस्तु के बारे में नियम बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे हिंज ने जो दवाई चोरी की थी, तो हिंज ने दवाई जो चोरी की वो कानून के बिल्कुल खिलाफ थी, तो बच्चा उत्तर क्या देगा कि हिंज को उठा के जेल में डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि उसने चोरी की है। यानी बच्चे के मन में ये क्या है कि अगर आपने चोरी की है तो आपको सजा मिलेगी। यानी जब आप अपने अंतःकरण से यूनिवर्सल फैक्ट्स को देखते हो, यानी आप देखते ये हो कि चोरी करना ही गुनाह है, तो हिंज को सजा मिलनी ही चाहिए। तो वही चीज़ क्या है, जब आप अपने अंतःकरण से किसी भी चीज़ के बारे में नियम बना लेते हो, यानी आप कहते हो, जब आप किसी द्वंद्व में फंस जाते हो तो आप अपने मन से सोचते हो और मन की बात को आगे फॉलो करते हो। तो इसी चीज़ में देखो क्वेश्चन में लिखा है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत, यानी जब आप मन से सोचना शुरू कर देते हो, मन की ही बात को मानते हो, तो इस सिद्धांत या कौन सा सिद्धांत कहलाता है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका जो सी है उसमें लिखा भी है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप समझ गए होंगे ये किस स्टेज में आता है, उत्तर परंपरागत स्टेज नंबर 2। चलिए फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का, स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग उसको पढ़ते रहिए और अपने उत्तर जो है वो एक बॉक्स मतलब कॉपी पेन लेके बैठा करिए, उस पर देखा करिए कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज का क्या है। लिखा है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, यानी एक बच्चा रीजनिंग देता है। क्या देता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, यानी बच्चा ये कह रहा है कि हिंज ने जो दवा चोरी की है वो गलत है। वह ब्रैकेट में लिखा है कि वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ के जेल में भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है, यानी बच्चा ये कह रहा है कि हिंज ने तो दवाई चोरी की है, उसे नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप लोगों ने हिंज की स्टोरी नहीं सुनी है तो बस थोड़े शब्दों में सुन लीजिए। एक यूरोप की एक कहानी है जो आपके कोहलबर्ग बच्चों को सुनाते हैं कि हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि गरीब होता है। उसकी जो पत्नी होती है वो एक बीमारी से ग्रसित रहती है, और उस बीमारी की जो एक दवा है वो है रेडियम, जो एक केमिस्ट बनाकर
तैयार करता है। वो केमिस्ट जो दवा बनाता है वो उस दवा को बहुत ज़्यादा दामों में बेचना चाहता है, लेकिन हिंज के पास इतना पैसा नहीं होता है और वो दवाई ही हिंज की वाइफ की जान बचा सकती है। तो हिंज क्या करता है, उस दवाई वाले यानी केमिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है भैया हमें ये दवाई आप दे दीजिए, लेकिन केमिस्ट उसे दवाई देने से मना कर देता है, कहते हैं कि मैंने ये जो दवाई बनाई है वो मैंने इसके 10 गुना दाम यानी ज़्यादा दाम लेने के लिए बनाई है, मैं तुमको ऐसे फोकट में नहीं दे सकता। तो हिंज क्या कहता है, आप थोड़े से रुपए ले लीजिए लेकिन मुझे ये दवाई दे दीजिए, लेकिन केमिस्ट उस दवाई को देने से मना कर देता है। तो हिंज क्या करता है, उसकी दुकान में तोड़फोड़ करता है और उस दवाई को चोरी कर लाता है। तो ऐसी कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग जो है वो अपने बच्चों को सुनाते हैं। अब बच्चों से उनसे नैतिक विचार लेते हैं कि बताओ हिंज ने चोरी करके सही किया या गलत किया। अब बच्चों को सही या गलत में निर्णय लेना है, ये उनकी क्या है, नैतिक दुविधा। ठीक, अब सही गलत के निर्णय के लिए वो एक क्या करेंगे, पूरी चिंतन की प्रोसेस करेंगे, नहीं अपने दिमाग को लगाएंगे कि हिंज ने चोरी की तो सही की, हिंज ने चोरी किया तो गलत किया, तो उसे हम लोग कहते हैं नैतिक तर्क। ठीक, और उसके बाद जब आप किसी निष्कर्ष पर निकलते हो तो उसको हम लोग कहते हैं नैतिक कार्यवाही या आपका मोरल एक्शन। ठीक है, तो इसमें जो आपके कोहलबर्ग ने कहानी सुनाई बच्चे को और बच्चे ने उत्तर क्या दिया है कि कोहलबर्ग को सजा होनी चाहिए। तो बच्चा आपका किस स्टेज में है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेज में जो आपकी पहली स्टेज आती है जिसका नाम क्या है, पूर्व परंपरागत। क्या है, पूर्व परंपरागत, यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी सब स्टेज है पहली जिसका नाम है दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन, यानी जो हिंज ने किया है उसके लिए उसको क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। यही तो उस बच्चे ने कहा कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने क्या की है, चोरी की है। इस समय होता क्या है, जब इस अवस्था में बच्चा होता है वो लगभग 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है और उसका नैतिक विकास जो है वो शून्य है। ये मैंने आपको लिखाया था, नैतिक विकास जो है वो पूर्णतः कैसा है, शून्य है, 0 है, यानी उसके अंदर नैतिक विकास तो है ही नहीं। तो वो देख क्या रहा है, वो ये देख रहा है कि चोरी करना जो है वो एक तरह का गुनाह है, यानी पाप है। चोरी क्या है, पाप है, और इसके लिए हिंज को क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इस संबंध में जो उत्तर अपना बालक दे रहा है वो किस अवस्था में होकर दे रहा है, दंड एवं आज्ञा पालन। यानी ना जैसे अगर आपसे पानी का ग्लास मंगाया गया यानी आज्ञा दी गई, अगर आप पानी का ग्लास नहीं लाते हो तो आपको डांट पड़ती है, यानी आपको दंड दिया जाता है। वैसे हिंज ने जो चोरी की है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो बच्चा जो है वो अपना जो नैतिक तर्क दे रहा है वो दंड एवं आज्ञा पालन के अभिविन्यास में रहकर दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा बी फॉर बॉल। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन लिखा है ना, सार्वभौम नैतिक विकास सिद्धांत। अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था कि अंतःकरण मन से सोचकर, अब देखिए बच्चा यहाँ पे अंतःकरण मन से नहीं सोच रहा है, बच्चा यहाँ पे बाहरी गतिविधियों से सीख रहा है कि आपने अगर गलत किया है तो आपको सजा मिलती है क्योंकि मुझे सजा मिली थी। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा यहाँ पे है तो उसका नैतिक विकास शून्य है, बस खाली उसे बताया गया है ये कि अगर आप चोरी करोगे तो चोरी करने से आपको दंड मिलेगा। इसीलिए वो भी चाहता है कि हिंज ने जो है दवाई की चोरी की है, इसीलिए उस हिंज को जो हैंज महोदय है आपको उनको सजा मिलनी चाहिए। तो ये जो अवस्था है वो आपकी क्या कहलाती है, दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते रहिए। मैंने आपको जैसे बताया था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में की पॉइंट नहीं है, आपको थ्योरी से क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व चुटकियों में नहीं कर सकते। चुटकियों में क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करना कहाँ देखा था, आपके पियाजे और वाइगॉस्की में। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में आपको थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी अवस्था है जो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा बताई गई है। ऑप्शन आपके सामने है, लिखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ऑप्शन सी प्रसुप्त अवस्था, ऑप्शन डी सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। देखिए आपको फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो आपकी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये आपके जीन पियाजे के आपकी जो तीसरी स्टेज है, जिसमें पहली है आपकी, आप लोगों को पता होगा, इंद्रिय जनित, दूसरी है आपकी पूर्व मूर्त संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसी मूर्त संक्रियात्मक की जो तीसरी स्टेज है वो पियाजे महोदय की है, ये आपके इनके लॉरेंस कोहलबर्ग की नहीं है।
अगली आपकी देखिए जो आ रही है कि उद्योग बनाम अधीनता, ये भी आपके नैतिक विकास की अवस्थाओं में नहीं आती है। तीसरी आपकी प्रसुप्ति अवस्था, तो जो आपकी जो प्रसुप्ति अवस्था है ये पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें दो काल होते हैं, एक होता है अंतःप्रज्ञ काल, दूसरा होता है प्रसुप्त काल। इसी में आती है आपकी, ये भी पियाजे की अर्थात हो जाएगी। अब इसमें देखिए जो चौथी अवस्था जो आपकी दे रखी है वो क्या है कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ये जो ऑप्शन डी है यही आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी मैंने इसको पहले आपको बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो महोदय हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसमें 3 लेवल हैं। कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं, और सभी लेवल के 3-3 सब लेवल हैं, ठीक, यानी 2-2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो टोटल 6 चरण हो जाएंगे इसके। तो इसमें जो तीसरा चरण आता है, इसमें आपका आता है सामाजिक समझौता। क्या आता है? सामाजिक समझौता। अर्थात आप अपने व्यवहारों में समाज के प्रति क्या करते हो? परिवर्तन कर लेते हो। यानी मैंने आपको बताया था कि आपको मान लो बहुत ज़्यादा घृणा या बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, तो आप वहाँ समाज में ज़्यादा घृणा या ज़्यादा गुस्सा दिखाकर अपना काम नहीं चला सकते। आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन करना आवश्यक है। तो ये किस स्टेज में आता है? तो ये आपके जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की तीसरी स्टेज की है, जो आपकी तीसरी स्टेज है, जिसको हम लोग कहते हैं पश्च या उत्तर, पश्च या उत्तर परंपरागत अवस्था, ठीक। उसमें आता है आपकी जो इसकी पहली सब स्टेज है सामाजिक समझौता की, उसमें आपको आता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपकी सही हो जाएगी। समझ गए होंगे ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप उसे पढ़िए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा साथ साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। लिखा है विद्यालय में अपना लंच बॉक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी आपका ऐसे क्वेश्चन रहता है, ठीक। DSSB में तो हजारों बार ऐसे क्वेश्चन, हजारों बार का मतलब होता है ना मैनी टाइम्स। चलिए देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, यानी लड़की लग रही है। नूर जो है विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से, बिल्कुल लड़की है, कि तान्या से कि उसका लंच साझा करने के लिए कहा। यानी आज मान लीजिए आप ही हैं, अब यहाँ पर नूर को मत लीजिए, आप हैं, आप अपना लंच बॉक्स लाना भूल गए और आप अपने फ्रेंड से कह रहे हो, क्या कह रहे हैं कि तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच बॉक्स साझा किया था। यानी मैंने आपको कल दिया था, आप आज मुझे दीजिए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन फिलप है, अभिविन्यास के प्रारूप को अवस्था दर्शाता है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें से मिसप्रिंट आपके सामने है। देखिए ये फ्रेंड्स क्या है कि मैंने आपको बताया था पियाजे की जो आपकी पहली स्टेज थी, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व परंपरागत, क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत, यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इस स्टेज को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहली जो आपकी आती है वो आती है दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक, यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, आज्ञा पालन। और इसकी जो दूसरी सब स्टेज होती है वो आपकी क्या होती है? आत्म अभिरुचि। क्या होती है? आत्म अभिरुचि, यानी बच्चा वही करता है जिसमें वो चीज़ उसको अच्छा लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं आदान प्रदान की अवस्था, आदान प्रदान की अवस्था। यानी मैंने आपको 5 रुपए दिए थे कल, आप मुझे 5 रुपए दीजिए। आपने मुझे कल नहलवाया था, मैं आपको नहलाऊं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जब वो अपने घर में बाबा के साथ या माँ के साथ नहाते हैं तो क्या कहते हैं कि आप मुझे नहला रहे, मैं आपको नहलवाऊंगा। यानी इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? आत्म अभिरुचि, यानी उसको खुद में सेल्फ इंटरेस्ट दिखना चाहिए किसी भी काम में। तो वही चीज़ नूर क्या कह रही है कि आपने मुझे कल मैंने आपको कल खिलाया था तान्या, आप मुझे खिलाइए। तो ये जो स्टेज आपकी कहलाती है वो आदान प्रदान की स्टेज कहलाती है। तो इसमें जो आदान प्रदान का ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। लेकिन आदान प्रदान के देखिए जो आगे इन्होंने परंपरागत लिखा है, मिसप्रिंट है, वो वहाँ पे पूर्व परंपरागत होगा। बस इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक। पूर्व परंपरागत होगा, आपका परंपरागत सिर्फ नहीं होगा। यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में जो आपकी 2 सब स्टेज है, एक है दंड एवं आज्ञा पालन, ये रिवॉर्ड एंड आपका पनिशमेंट, दूसरी है सेल्फ इंटरेस्ट मतलब आदान प्रदान की अवस्था, ठीक। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन, यानी मैंने तुम्हारी पीठ खुजाई थी, अब तुम मेरी पीठ खुजाओ। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैंने बता भी दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका परंपरागत लिखा है फ्रेंड्स,
वहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, वहाँ पे परंपरागत ना होकर क्या होगा आपका पूर्व परंपरागत। ठीक, ध्यान रखिएगा, परंपरागत की आपकी 2 स्टेजेस अलग आती हैं, उन्हें हम लोग आगे देख लेंगे। अगर आप कोई मतलब पूछना चाहे तो 2 स्टेज कौन सी हैं, तो वो होती है आपकी परस्पर सामंजस्यता, यानी जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो परस्पर एक रूप अभिविन्यास रखता है, ठीक, और आपका अधिकार संरक्षण का अधिनियम भी रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से निरंतर रहती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे खुद समझ जाएगा कि कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता जो है वो दंड के भय से निरंतर रहती है क्या कहलाती है? पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था या नैतिकता स्तर। देखिए क्या लिखा है, दंड के भय से रहती है। किस भय से रहती है? दंड के भय से। अब आप लोग खुद बताइए कि जो आपके पियाजे की जो पहली स्टेज है जिसका नाम क्या है? पूर्व परंपरागत अवस्था, यही तो है ना, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इस स्टेज की 2 सब स्टेज हैं, जिसमें जो पहली वाली आती है जिसका नाम क्या है? दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन, अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया तो मेरी घर में मार पड़ेगी। काम कैसा है? आज्ञा द्वारा है, और मार क्या है? दंड है। उसी की सब स्टेज दूसरी क्या थी जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाई थी? आत्म अभिरुचि। क्या है? आत्म अभिरुचि, जिसे हमने क्या कहा था? आदान प्रदान की अवस्था, सेल्फ इंटरेस्ट। तो देखिए कहाँ लिखा है? दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। किस में आता है? पूर्व परंपरागत में आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे ना फ्रेंड्स? दंड एवं आज्ञा पालन क्या है कि बच्चा जो कार्य करता है वो समाज में जो भय उत्पन्न किया जाता है उसके अंदर, उससे करता है कि अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अगर तुम्हारे क्लास में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपको मैं मतलब आपकी पिटाई लगाऊंगा। अगर आपके नंबर अच्छे आए तो आपको साइकिल या बैट आपको दिया जाता है। तो एक तरफ दंड है, एक तरफ आपका क्या कहते हैं? रिवॉर्ड है, यानी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड साथ साथ चल रहे हैं। तो बच्चे के जितने भी नैतिक विचार हैं, जितने भी उसका नैतिक कार्य है, जितने भी वो नैतिक तर्क कर रहा है, वो सब किससे कर रहा है? आपके पूर्व परंपरागत अवस्था में दंड एवं आज्ञा पालन। यानी इस अवस्था में जितना भी उसका विकास होता है वो वातावरण से होता है, यानी वो स्वयं से कुछ भी नहीं सीख रहा है, जो भी उसे सिखाया जा रहा है वही वो सीख रहा है। यानी इस अवस्था में जो उसका नैतिक विकास है, मैंने पहले बताया था, नैतिक विकास जो स्वयं का है वो कैसा है? शून्य है। यानी वो जो कुछ सीख रहा है वो अपने बाहरी वातावरण से ही सीख रहा है कि ये कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी मार पड़ेगी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी मार नहीं पड़ेगी। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, नहीं पनिशमेंट मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। यानी हमसे ये कह रहे हैं लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है। किसकी? लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है। अब आपको अगर फ्रेंड्स याद हो, मैंने यही लाइन बिल्कुल लिखी थी कि समाज आपसे क्या करता है? उम्मीदें रखता है। क्या रखता है? समाज आपसे कुछ उम्मीदें रखता है कि आपके अगर पापा अच्छे हैं, पापा अगर आपके अच्छे हैं तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा, यानी लड़के को भी कैसा रहना पड़ेगा? अच्छा रहना पड़ेगा। यानी अगर आपका परिवार अच्छा है तो बच्चे को भी कैसा रहना पड़ेगा? अच्छा रहना पड़ेगा। तो ये आपको खुद समझ गए होंगे, यानी गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। ठीक है ना? तो यही ये कहना चाह रहे हैं कौन? आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। यानी लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है आपको लोगों के अकॉर्डिंग चलना है कि आपको समाज में कैसा बन के रहना है? गुड बॉय और गुड गर्ल। अगर आपको याद हो तो ये आपका अभिविन्यास जो ओरिएंटेशन है वो किस में आता है? पियाजे की जो दूसरी स्टेज है, सेकेंड वाली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परंपरागत। क्या कहते हैं? परंपरागत अवस्था। इसी अवस्था में आपको ये देखने को मिलता है। कौन सा? गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसी का जो दूसरा होता है वो कौन सा होता है? लॉ एंड ऑर्डर, कानून
व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसी की जो दूसरी होती है कानून व्यवस्था विन्यास, कानून एवं व्यवस्था। ठीक, इसी में यानी बच्चा अब जो कुछ करता है वो कानून को मद्देनजर रखकर करता है। उससे पहले जो इसकी स्टेज है वो कौन सी है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल, यानी लोगों की इच्छाएं पूरी करनी है, समाज की उम्मीदें पूरी करनी है। देखिए लिखा है इसमें कि निम्न अवस्था में लोगों की आशा, यानी लोगों की आशा क्या है कि अगर आप अच्छे हैं, मतलब आपके पिता अच्छे हैं तो आप भी अच्छे बनिए, यानी आईएएस का लड़का आईएएस ही बने, राजा का लड़का राजा ही बने। तो ऐसी जो मतलब स्टेजेस रहती है वो कौन सी है? आपकी परंपरागत, यानी जो परंपरागत चीजें चली आ रही हैं, आप देखो उसको रिलेट कर सकते हैं ना कि परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं वही आगे बढ़ाई जाए। तो ऐसी स्टेज कौन सी है? आपको सब खुद पता है, परंपरा से ही बना आपका परंपरागत, यानी रूढ़िवादी जो चलती आ रही है वही आगे चलता रहे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आज का? रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी, यानी रोहित ने पहले अजय की जो मेज थी वहाँ से पेंसिल उठाई होगी, फिर उसको पुनः वापस रख दिया क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। देखिए वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 आया था कि हेंज को, बच्चे ने क्या कहा था कि हेंज को चोरी करने के लिए दंड मिलना चाहिए, यही तो क्वेश्चन था ना, लाइन ने साफ साफ लिखी थी। तो वहीं पर रोहित देखिए वैसे ही क्वेश्चन बना रहे हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर आपको भाषा में उलझा रहे हैं। रोहित ने क्या किया, पहले उसका कलम चुराया लेकिन उसने पुनः वापस रख दिया, क्यों? क्योंकि उसे पकड़े जाने क्या था? डर था। या कोहलबर्ग के किस स्तर पे है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कोहलबर्ग का जो पहला स्तर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत। क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 वर्ष से 10 वर्ष तक आपका चलता है। इसी स्टेज को उन्होंने 2 भागों में बांटा था। पहली जो भाग तय करता है वो था दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन, यानी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा। ठीक, अगर आपने कोई काम गलत किया है, गलत करने पर आपको दंड मिलेगा। और दूसरी कौन सी थी आपकी? आत्म अभिरुचि, यानी सेल्फ इंटरेस्ट, आदान प्रदान वाली, कि आप मेरी बैग खरोचो मैं तुम्हारी खरोचूंगा। तो आत्म अभिरुचि, आप मुझे पैसा दो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो यही जो स्टेज है दंड में आज्ञा पालन की, यानी उसमें उसने चोरी की। किसने? रोहित ने चोरी की। रोहित ने क्या की थी? चोरी की थी, लेकिन पुनः उस चीज को रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि उसे इसके अंदर भय था। किस चीज का भय था? दंड का भय था, पनिशमेंट का भय था। अगर उसने चोरी की है तो उसकी जो मैम है उसको पनिशमेंट देंगी, यानी उसे पकड़े जाने पर दंड का भय था। और ये दंड का भय कब होता है? जब बच्चा अपनी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में होता है, क्योंकि इस समय जो बच्चे के जितने भी नैतिक तर्क या नैतिक विकास है वो बाह्य आवरण यानी वातावरण से प्रभावित होता है। ठीक, मैंने चोरी की, मुझे पाप लगेगा, ऐसा कौन सोचता है? रोहित सोचता है। तो ए फॉर एप्पल क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे है कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। नैतिक तर्कणा क्या है? पहले इस चीज को समझिए, फिर ऑप्शन पे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग क्या कहते हैं, जब कोई भी समस्या आती है तो 3 चीजें उत्पन्न होती हैं। ठीक, कितनी चीजें उत्पन्न होती हैं? 3, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग को 3 से बहुत प्रेम था। चलिए, तो पहला इसमें जो आता है वो आता है आपका नैतिक दुविधा। ठीक, मॉरल डिलेमा, मॉरल डिलेमा। दूसरा जो आता है वो आपका आता है नैतिक तर्क। दूसरा क्या है? नैतिक तर्क। और तीसरा है आपका है नैतिक कार्यवाही। नैतिक कार्यवाही, अब जरा समझिए है क्या। यानी हमने आपके सामने कोई भी, मान लीजिए जैसे हेंज वाली ही कहानी रखी, तब हेंज वाली कहानी में आप गलत और सही पे जब निर्णय नहीं ले पाते हो तो ये क्या है? मॉरल डिलेमा है, ये नैतिक दुविधा है। ठीक, हमने कहा नहीं, आपको एक तो आंसर बताना ही पड़ेगा कि हेंज ने सही किया या गलत किया। तो इस पे जब आप विचार करना शुरू कर देते हो, यानी चिंतन करना आपने शुरू कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया, जब आप विचार करना शुरू कर देते हो तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉरल रीजनिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉरल रीजनिंग कहते हैं। ठीक, और अब जब आपने विचार शुरू किया कि हाँ हेंज ने सही किया या हेंज ने गलत किया, तो जब आप किसी अंतिम निर्णय पे पहुंच जाते हो, अंतिम निर्णय आप ले लेते हो कि हेंज ने सही किया या गलत किया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नैतिक कार्यवाही कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे नैतिक तर्क क्या है?
किसी चीज के बारे में विचार या चिंतन करना शुरू कर देना, यानी शुरू कर देना किसी चीज के बारे में सोचना कि गलत थी या सही थी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नैतिक तर्क या मॉरल रीजनिंग कहते हैं। अब जरा अपने ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम या उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करना। ऑप्शन बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होती है। ऑप्शन सी, नियमों को पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना। ऑप्शन डी, सही कार्य एवं जो उस व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं जो अन्य व्यक्ति के अपने व्यवहार से प्रभावित होते हैं। अब जरा फ्रेंड्स आप जरा ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या वही बात तो लिखी है, यानी किसी भी सही गलत के ऊपर विचार शुरू कर देना। और इसी चीज को देखो क्या लिखा है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम, यानी कि वो सही है या गलत है, इस चीज पे जब आप विचार करना शुरू कर देते हो, यानी उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करना शुरू कर देते हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा। यानी आप खुद से सोच रहे हो, आपके ऊपर किसी भी चीज का दबाव नहीं है, ठीक। यानी जब आप बिना दबाव के ही किसी चीज के बारे में सोचते हो तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉरल रीजनिंग। ध्यान रखिएगा, नैतिक तर्कणा इसी को बोला जाता है। चलिए समझ गए ना, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 का, वो ए फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए हिंज की जो डिलेमा है, जो आपका हिंज डिलेमा है, हिंज की दुविधा है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं और मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी है। आप भी अपने विचार करिए और कमेंट में लिखिए कि हिंज ने जो किया वो सही था या गलत था, यानी हिंज द्वारा किया गया जो कार्य है वो सही है या गलत है। और हम लोग लेते हैं अपने सेशन का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसको बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं? इस आलोचना के संदर्भ में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। देखिए इन्होंने पियाजे के सिद्धांत को पहले पढ़ा था, ठीक, और उसके बाद इन्होंने अपना स्वयं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसका नाम क्या था? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी पियाजे ने जो अपना कुछ भी दिया था उसका सिर्फ उन्होंने बेस बनाया, अध्ययन बनाया, उसको आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने स्वयं का अध्ययन किया, यानी पियाजे के नोट्स उठाए होंगे, उनका अध्ययन किया और स्वयं के नोट्स उन्होंने बना के दिए। चलिए ये तो बिल्कुल मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिए हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के लिए हर एक सुगम स्तर दिया है कि ये वाला, यानी दंड आज्ञा पालन क्यों है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्यों है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन क्यों है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्यों है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्यों है एंड यूनिवर्सल ट्रुथ ओरिएंटेशन क्यों है। इन सभी के बारे में उन्होंने विधिवत अच्छी तरीके से बताया है। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने उत्तर नहीं दिए कि कब दंड होगा, कब आदान प्रदान होगा, कब सामाजिक समझौते होंगे, इन सब चीजों को उन्होंने बताया। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। देखिए अगर ध्यान केंद्रित नहीं करता तो मैंने आपको बताया था ना भी मॉरल डिलेमा, मॉरल रीजनिंग और मॉरल एक्शन क्यों आता। पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो कि बच्चे ने क्या कहा था कि हिंज को जेल भेज दो, क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर आपने चोरी की है तो आपको सजा मिलनी ही चाहिए। आपने अगर आज्ञा का पालन नहीं किया, यानी आपने चोरी की है तो आपको दंड मिलना चाहिए। यानी तो बच्चों के उत्तर पर तो ध्यान केंद्रित है। ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों के आधारित पर रखा। तो ये ऑप्शन जो आपका डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग ने जो अपना अध्ययन किया था वो 72 जो चिल्ड्रंस थे वो सभी मोस्टली बॉय ही थे। कैसे थे? बॉय थे। इसीलिए जो आपके जो कोहलबर्ग हैं इसको मतलब निंदा भी इनकी की जाती है, यानी इस चीज़ के लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अध्ययन किया था वो पुरुष बेस्ड था, बिल्कुल, है ना, यानी मेल बेस्ड थ्योरी थी इनकी। कैसी थी? मेल बेस्ड थ्योरी। यानी इन्हें जो अपनी थ्योरी दी थी वो पूरी मेल बेस्ड थी, इन्होंने फीमेल का यूज़ नहीं किया था, इसीलिए इनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। यानी आपने थ्योरी दी है तो सिर्फ क्या पुरुष को देख देंगे? आप एक बार
महिलाओं का भी तो दिमाग यूज करवा लेते कि भैया हेंज ने जो किया वो सही था या गलत था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि आपके जो लॉरेंस कोहलबर्ग था इन्होंने यूज नहीं किया था किस चीज़ का, आपके महिलाओं का। यूज का मतलब यहाँ पे कि महिलाओं से उनके उत्तर नहीं लिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण से, आपका ये तो पियाजे का हो गया। आ गया था शारीरिक विकास के चरण से, ये आपका चला गया वृद्धि विकास में। संवेगात्मक विकास के चरण से मैकडूगल में चला गया। और आपका आता है नैतिक विकास के चरण से। तो आपको पता ही है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का नाम ही क्या है, मैंने आपको हेडिंग जब लाई थी तो पढ़ाई था लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम था? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यानी इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं? आपके नैतिक विकास से। इस नैतिक विकास की इन्होंने 3 स्टेज बताई थी। पहली कौन सी थी आपकी? प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, दूसरी थी आपकी कॉन्वेंशनल स्टेज और लास्ट वाली थी आपकी पोस्ट या लेटर कॉन्वेंशनल स्टेज। चलिए फ्रेंड्स, ठीक समझ गए। तो ये किसका सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय का है। और इन्होंने क्या बताया है कि बच्चा जो है वो नैतिक विकास के माध्यम से सीखता है। यह नैतिक विकास आपकी 3 स्थितियों में होता है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेशन का 11। चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। लिखा है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कि कोई चीज़ कितनी सही है और कोई चीज़ कितनी गलत है। जैसे मैंने कोई चीज़ आपको कोई बात बताई कि हेंज ने जो दवाई चोरी की वो सही था या गलत था, तो इस चीज़ की जो पूरी प्रक्रिया होगी, जो आपकी पूरी प्रक्रिया होगी, प्रोसेस जो होगी, उसे क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था ना, जब आप सही गलत की दुविधा में फंसते हो कि क्या चीज़ ये सही है या गलत है, तो उस चीज़ को आप क्या कहते हो? आप कहते हो नैतिक दुविधा। क्या कहते हैं आप? नैतिक दुविधा। मान लीजिए कोई ऐसी दुविधा है जैसे आपको अपने करियर का चुनाव करना है कि मुझे यहाँ से बीएड करना है या डीएलएड करना है। ठीक, बीएड करना है या डीएलएड करना है। तो जब आप ऐसी दुविधा में, यानी बीएड करना सही है या डीएलएड करना सही है, ऐसा तो नहीं कि बीएड करना गलत हो जाए या डीएलएड करना गलत हो जाए, तो ये है आपकी नैतिक दुविधा। फिर आप 1-2 लोगों से डिस्कशन करते हो, स्वयं से देखते हो, अगर मैंने बीएड किया तो मुझे टीजीटी देखने को मिलेगा, पीजीटी भी देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर आप मतलब वो पीजी कर लिया आपने, फिर अन्य एनवीएस हैं, इस टाइप से आप देखोगे। डीएलएड को देखते फिर आप देखते हो कि प्राइवेट स्कूल भी बीएड को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। डीएलएड को आप देखते हो तो आपको मतलब लोग ये कहते हैं कि बीएड करना ज़्यादा अच्छा है। तो आप जब इस चीज़ की पूरी प्रोसेस करते हो, यानी आप अपने जो भविष्य है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, तो इस चीज़ को क्या बोला गया है? इस चीज़ को बोला गया नैतिक तर्क। भाई अगर हमसे कोई पूछेगा कि भैया क्या करना सही है, डीएलएड करना सही है तो बीएड करना, और हम उसको जो भी ओपिनियन देंगे, अपना मतलब बताएंगे, तो वो किसी ना किसी तर्क पे ही तो बताना सही रहेगा ना, कि भैया नहीं डीएलएड मत करिएगा, बीएड कर लीजिएगा, नहीं भैया बीएड मत करिएगा, डीएलएड कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि विभिन्न राज्यों में बीएड आपका प्राइमरी से बाहर हो गया, तो आप अगर प्राइमरी के लिए ही सोच रहे हो तो आप डीएलएड करिए भैया, तो एक तर्क हो गया ना। तो जब आप किसी भी सही या गलत के बारे में तर्क बताते हो कि बीएड करना क्यों सही है, डीएलएड करना क्यों गलत है, या डीएलएड करना क्यों सही है और बीएड करना क्यों गलत है, तो जब आप किसी तर्क के साथ में कोई आंसर दोगे तो उस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नैतिक तर्क या मॉरल रीजनिंग। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी नैतिक तर्कणा। ठीक, यानी मॉरल रीजनिंग, जो आप सही गलत की पूरी प्रोसेस को शामिल करते हो, तो उसमें आपको क्या आता है? नैतिक तर्कणा देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 12। सेशन को आगे बढ़ाते हुए, सेशन को आप लोग शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। यानी आप पहले मेरे लिए ये चीज़ करो, फिर मैं आपके लिए ये चीज़ करूँगा। तो यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए,
अच्छा लड़का लड़की अभिमुखीकरण, देखिए ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का किसी प्रकार का आपको मतलब सेंस देखने को नहीं मिला। यानी जब आप कोई काम ऐसा करते हो कि मेरे पिताजी खुश हो जाएंगे, मेरी माताजी खुश हो जाएंगी, तो वहाँ पे आप दिखा रहे हो अच्छा लड़का या अच्छा लड़की, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। चलिए ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, यानी किसी भी सोशल लाइफ से आप किसी चीज़ को ऐड नहीं करना चाह रहे हो, बस जो वो चीज़ क्या कर रहा है कि मैंने आपके लिए ऐसा किया था, आप मेरे लिए ऐसा करिए। चलिए आगे देखते हैं सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ऐसे ऑप्शन को रख देते हैं। अगला देखते हैं दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, तो इसमें दंड और आज्ञा पालन है ही नहीं। अब बच्चा किसी भय से थोड़ी ना ये चीज़ कह रहा है कि मैंने आपके लिए चीज़ किया था, अब उसी भय से आप मेरे लिए चीज़ करो, यानी कल मैंने आपकी जान बचाई थी, आप डर रहे थे, आज मैं डर रहा हूँ तो आप मेरी जान बचाओ, मैं चोरी करने पकड़ा गया हूं तो दंड से मुझे बचाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है क्या, देखिए ऑप्शन सी को देखिए सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। सहायक मतलब क्या हो गया, यानी उसने किसी की सहायता की है ना, सहायक उद्देश्य, उसका खुद का उद्देश्य उसमें लिप्त होगा, यानी पहले से ही उसका उद्देश्य जो क्या है उसमें सम्मिलित है, तभी तो उसने क्या, नहीं सेल्फ इंटरेस्ट है उसका, हमने बताया ना आपको, उसका स्वयं का क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है, तभी से उसने इस चीज़ को पहले दिया होगा, यानी पहले क्या उसका किया, प्रदान किया, अब वो क्या चाहता है, उस चीज़ का आदान चाहता है, यानी पहले जो मैंने आपके लिए किया है अब वही चीज़ आप मेरे लिए करिए, जिसे दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास, यानी इसी चीज को हम लोगों ने पहले क्या देखा था, आदान प्रदान अभिविन्यास। क्या देखा था हम लोगों ने, आदान प्रदान अभिविन्यास। देखो शब्दों में उसी को हेर फेर करके क्या कर दिया, सहायक उद्देश्य, यानी बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट है, उसी में सेल्फ इंटरेस्ट है, आत्म अभिरुचि है कि मैंने आपके लिए किया था, अब आप मेरे लिए करिए। ऐसा कब आता है, पूर्व परंपरागत की दूसरी जो सब स्टेज है उसमें देखने को मिलता है, जिसे दूसरे शब्दों में हम लोग सहायक उद्देश्य अभिविन्यास या आदान प्रदान अभिविन्यास भी कहते हैं। और मूल रूप जो इसका नाम है वो क्या है, आत्म अभिरुचि, यानी सेल्फ इंटरेस्ट की अवस्था। ठीक, तो ऐसा बच्चा क्यों कह रहा है, क्योंकि बच्चे का सहायक उद्देश्य उसमें लिप्त है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी फॉर कैट हो जाएगा, यानी सेशन का 12वें नंबर का जो आंसर है वो सी है। आप लोग समझ गए होंगे क्यों। ठीक, इसलिए जो सीटेड जो है वो शब्दों से खेलता है, यहाँ पे आपको आदान प्रदान उसने नहीं लिखा, क्या लिख दिया, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास या अभिमुखीकरण। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं सेशन का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। पहला ऑप्शन, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन बी, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो ये नैतिक विकास के चरण हैं ये सभी एक लाइन से ही चलते हैं, इनका क्रम बदला नहीं जा सकता है। ऑप्शन सी, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम वही चला गया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि दंड एवं आज्ञा पालन लॉ ओरिएंटेशन की जगह चला जाए एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन दंड एवं आज्ञा पालन यानी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की चला, यानी ये जो स्टेजेज हैं ये सार्वभौमिक हैं, यानी इन्हें यूनिवर्सल हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन डी, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान। देखिए ये प्रत्युत्तर नहीं है, ये एक सामान्य चरण है कि पहला जो है बच्चा आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का में श्रेणी में जाएगा, उसके बाद जब थोड़ा सा ज्ञान आएगा तो वो आत्म अभिरुचि यानी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करेगा, मैंने आपको नहलवाया था आप मुझे नहलवाइए। फिर बच्चा गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में जाएगा, यानी अच्छा या अच्छा बनने का प्रयास करने का दिखावा करेगा, कोई सभी को करेगा वो अच्छा बनने का प्रयत्न करेगा। फिर लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन में जाता है, उसमें क्या है कि बच्चा जो है वो कानून के द्वारा जो चीज़ें दी गई उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करने की कोशिश करता है। जो आपकी 5 सब स्टेज है वो आपकी क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है यानी सामाजिक समझौता, यानी बच्चे जो है वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे समाज के अकॉर्डिंग कि समाज उनको समाज में अच्छा स्थान दे। ठीक, और आपकी जो 6 स्टेज है जो आपके आती है यूनिवर्सल, तो वही वाली है कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि जो सभी स्टेज हैं ये संबंधित हैं, यानी पहले के बाद दूसरा के बाद तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा छठा, यानी इनका जो क्रम है वो सार्वभौमिक
सार्वभौमिक है, इसे बदला नहीं जा सकता है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, देखते हैं क्या है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। पुनः लगता है वैसे क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिक मूलक आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने बहुत सारी बच्चों की कहानी सुनाई थी, जिनमें से जो आपकी हेंज डिलेमा जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन बी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। तो आपको पता है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से आपकी 3 स्टेज देखने को मिलती हैं। पहली आपकी है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, कॉन्वेंशनल स्टेज एंड पोस्ट या लेटर कॉन्वेंशनल स्टेज। इन स्टेजों को सब स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपकी जो प्री कॉन्वेंशनल है इसकी 2 स्टेजेस आती हैं। पहली आपकी आती है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, और दूसरी है सेल्फ इंटरेस्ट जो आपकी कॉन्वेंशनल स्टेज है। इसमें भी 2 आती हैं आपकी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन एंड लॉ ऑर्डर ओरिएंटेशन। आपकी जो तीसरी स्टेज है जिसमें भी जिसको हम लोग लेटर कॉन्वेंशनल कहते हैं, इसमें भी 2 सब स्टेज हैं। एक आती है आपकी क्या कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकंड वाली आ जाती है वो आती है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपनी जो स्टेजेस उनका उल्लेख अच्छे से नहीं किया हो। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तर्कता विकासात्मक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, नैतिक तर्क विकास नहीं विकासात्मक होती तो बच्चा जो अपनी जब बहुत बड़ा हो जाता तब जाके तर्क लगा पाता, छोटी उम्र में तर्क नहीं लगा पाता। क्योंकि क्वेश्चन तो उन्होंने सब बच्चों से किए थे ना, 3 से 10 वर्ष में भी किए थे, 10 से 13 से भी किए थे, 13 से ज़्यादा वाले से भी किए थे। तो विकासात्मक नहीं है ये, मतलब ऐसा तो नहीं कि जन्म से ही बच्चा नैतिक होता है, लेकिन बच्चा जो है वो अपनी मतलब जो अब उसके सामने जो दुविधा आती है उनसे सीखता है। ऑप्शन डी, कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तर्कता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। जरा इसमें देखिए लिखा है कि महिलाओं को, अभी मैंने बताया ना कि इनसे पहले जो इससे क्वेश्चन पहले आ चुका था कि उन्होंने महिलाओं को शामिल नहीं किया था अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में, और यही इनकी सबसे बड़ी आलोचना है। क्या आलोचना यही है कि इन्होंने महिलाओं को अपने मतलब नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं किया था। तो क्वेश्चन पूछाता है निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसे महिलाओं के आधार पर आलोचना झेलनी पड़ती है, आलोचना जिनकी की जाती है, तो वो आपके कौन है, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में महिलाओं को शामिल नहीं किया था। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत अवस्था, ऑप्शन बी, परंपरागत अवस्था, ऑप्शन सी, पश्चात परंपरागत अवस्था, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व परंपरागत अवस्था। क्यों होगा जरा समझिए आप, ठीक। ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, यानी लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों है, यानी तर्क मांग रहे हैं आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिए पूर्व परंपरागत की अवस्था की जो उम्र है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताई है 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक। इस अवस्था में जो बालक होता है उसके अंदर का नैतिक विकास जो है वो कैसा है, मैंने आपको बताया है बिल्कुल शून्य है, यानी उसे नहीं पता है कि चोरी करना पाप है या नहीं। अब चोरी करना जो पाप है ये उसे कौन बताएगा, चोरी करना जो पाप है ये उसे बताता है समाज, यानी उसके आसपास का वातावरण, कि आप अगर भैया चोरी करोगे तो आपको पाप लगेगा, यानी चोरी करना एक क्या कहते हैं गुनाह है। इसके लिए आपको क्या मिल सकता है, दंड मिल सकता है। यानी छोटा बच्चा है उसने कुछ चुरा लिया तो उसे एक दंड दिया गया, मतलब हल्के से ही उसके गाल पे तमाचा मार दिया गया, ठीक, एक रपट दे दिया गया, या उसे एक दिन का मतलब कह दिया ना कि आज तुमको भोजन नहीं मिलेगा, तो एक दंड है, ठीक। तो जो आपके पूर्व परंपरागत में जितने भी नैतिक विकास हैं वो कैसे होते हैं, वातावरण द्वारा संचालित होते हैं, यानी उनका संचालन कौन करता है, हम ही आप लोग करते हैं अपने वातावरण से। कैसे, मान लीजिए जब आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है, जब कोई घर आता है तो आप उसे क्या सिखाते हो कि बेटा इनसे नमस्ते करिए, या इनके आप चरण स्पर्श करिए, या जो भी आप बोलते हैं वो उनसे आप बोलिए, यानी
उनसे सिखा कौन रहा है? समाज। समाज मतलब हम लोग, उसका परिवार सिखा रहा है। इसीलिए बोला जाता है ना कि परिवार जो होता है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है, क्योंकि बच्चा सीखना वहीं से शुरू करता है। तो प्रारंभिक स्टेज में बच्चे का जो नैतिक विकास है वो कैसा होता है? शून्य होता है। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक स्टेज में बच्चे का जो नैतिक है वो बाह्य कारकों द्वारा आधारित होता है। किस स्टेज में? पूर्व परंपरागत स्टेज में। यानी बच्चा इस स्टेज में जो भी सीखता है वो अपने बाहरी कारकों द्वारा ही सीखता है। बाहरी कारक का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से सिखाने आएगा। बाहरी कारक का मतलब यह है कि वो खुद से कम सीखता है, हम लोगों से ज़्यादा सीखता है। यानी हम लोग जैसा करेंगे उसी चीज़ का वो वैसा अनुकरण वो कर लेगा। अब वो अनुकरण आप कैसा सिखा रहे हो, यानी कैसी नकल करना है उसे सिखा रहे हो, अच्छी नकल करना सिखा रहे हो या गलत नकल करना सिखा रहे हो, ये डिपेंड करता है आप पे यानी समाज पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं सेशन का। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास? फ्रेंड देखिए, भाषा विकास जो है वो आपके नॉर्म चॉम्स्की से संबंधित है, जिसे हम लोग आगे अपने सेशन में देखेंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, पियाजे का है, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अगला नैतिक विकास जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है, और यही इस प्रश्न का आपके आंसर भी है, यानी 16 का जो ऑप्शन है वो सी वाला है। अगला जो आपका सामाजिक विकास वो एरेक्शन से संबंधित है, जिसे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तरीके से नहीं कहते हम लोग, बड़े बड़े क्वेश्चनों के बीच में एक हलवा सा प्रश्न हमारे बीच में आ गया, जिसे हम लोगों ने अपनी चुटकियों में सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपना 17 सेशन नंबर क्वेश्चन आता है आपके सेशन पे, बोर्ड पे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर जो 17 है फ्रेंड्स, वो ये कह रहा है हम लोगों से कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यानी बच्चे ने क्या किया है? बच्चे ने एक नैतिक तर्क प्रस्तुत किया है। अब नैतिक तर्क प्रस्तुत करने के बाद लॉरेंस कोहलबर्ग उस नैतिक तर्क को बच्चे की किस स्टेज में रखेंगे, यानी नहीं जो उन्होंने स्टेज बताई थी, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, तो इनमें से कौन स्टेज है जिसमें वो उस तर्क को रखते हैं। चलो पहले तर्क देख लेते हैं क्या है। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। अब देखिए लाइन से ही समझ में आ गया। यदि अगर आप ईमानदार हैं, ठीक, तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। आपको पता है ना, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी आप समाज के अनुरूप होके चलना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि समाज चाहता है सिर्फ अच्छे व्यक्तियों को, समाज बुराइयों को नहीं चाहता है। ठीक है, तो अगर आप ईमानदार रहोगे तो आप पे सभी लोग गर्व करेंगे, प्राउड फील करेंगे। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा आपको देखने को मिलता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक, यानी क्या कहते हैं जिसको हम लोग अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। ठीक, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये आपको कब देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है परंपरागत अवस्था, जो कि हमारी किस स्टेज में है? जो कि हमारी पड़ती है 10 से 13 वर्ष के बीच में। इसी की दो सब स्टेज हैं, गुड गर्ल एंड गुड बॉय, दूसरी है लॉ एंड ऑर्डर। यानी भाई देखिए, जब आप अच्छा बनने का प्रश्न करेंगे, ठीक, यानी आप अच्छा बनना चाहते हो, आप ईमानदार बनना चाहते हो। कैसा बनना चाहते हो? ईमानदार बनना चाहते हो। तो ईमानदार बनने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लीजिए एक तरीके से, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आप ईमानदार बन जाओगे। भाई कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि रिश्वत लेना मना है। अगर आपने रिश्वत लेना मतलब रिश्वत लेने से मना कर दिया तो आप अच्छे बन जाओगे, आपकी हर जगह क्या होगी? वाहवाही की जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी फॉर कैट, इसका ऑप्शन सही होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सेशन को आगे बढ़ाते हुए। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी 3 स्टेजेस बताई नैतिक विकास की। पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त रहेगा। अगर यानी आप पूर्व परंपरागत स्टेज में हो और किसी चीज़ पे अपना निर्णय ले रहे हो तो किस चीज़ के अंतर्गत आप रहकर लोगे। पहला क्या है? अंतर्निहित संभावित दंड
ऑप्शन बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, ऑप्शन सी व्यक्तिगत मूल्य, या ऑप्शन डी पारिवारिक अपेक्षाएं। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, पहला वाला ऑप्शन ए अंतर्निहित संभावित दंड, यानी आपने जैसे कोई निर्णय लिया, निर्णय था ना कि रोहित ने बच्चे का कलम चुराया था, रोहित ने क्या किया था, कलम उठाया था, कलम चुराया था पहले, लेकिन उसने चुराने के बाद तुरंत क्या कर दिया था, उस कलम को वापस रख दिया, वापस रख दिया। क्यों रख दिया बेंच पे, क्योंकि उसे डर था, किस चीज़ का डर था, चोरी करने पर, पकड़े जाने पर, चोरी पकड़े जाने पर, यानी अगर उसको किसी ने देख लिया चोरी करने पर तो उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा दंड, क्या मिलेगा, संभावित दंड। हो सकता है उसे स्कूल में खड़ा किया जाए या स्कूल आने से मना कर दिया जाए। तो यानी जब आप पूर्व परंपरागत स्टेज में रहते हो तो आपके जो ज़्यादातर जो आपके निर्णय होते हैं वो दंड एवं आज्ञा पालन में रहकर लेने होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपका जितना भी नैतिक विकास है वो समाज के बाहर जो चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग रहता है, कि समाज जो है वो चोरी को सही कहता है या गलत कहता है। क्योंकि समाज चोरी को गलत कहता है, इसीलिए जो आपके उत्तर होंगे, जो आपका नैतिक तर्क होगा वो संभावित दंड के अकॉर्डिंग ही होगा। इसीलिए जो इसका आंसर है वो ए हो जाएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं सेशन का अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ लीजिए। 19 नंबर है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। यानी कोहलबर्ग के अनुसार जो शिक्षक है वो बच्चों में नैतिक विकास कैसे कर सकता है। आप लोग आप बताइए, क्या कोहलबर्ग ने बच्चों को कोई शीट दी थी कि नहीं बेटा इसे सॉल्व कर लो, अगर आपके 10 में 8 नंबर आ गए तो आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट है, अगर आपके नहीं आते हैं तो आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक, तो ऐसा तो नहीं किया ना था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बच्चों को कहानियाँ सुनाई थी, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, जिसमें आपको पता है हेनरी डेल्मा सबसे फेमस है। बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, फिर उन कहानियों से अपने प्रश्न बताते थे। बताओ हेंज ने सही किया गलत किया, बताओ खरगोश क्यों बैठ गया था, खरगोश को दौड़ना चाहिए था कि नहीं दौड़ना चाहिए था। तो इस तरीके से जो प्रश्न है वो बच्चों से पूछा करते थे। वही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य कैसे ला सकता है। तो धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, शिक्षा में धर्म का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। ऑप्शन बी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, यानी व्यवहार के कोई नियम होते ही नहीं है कि भैया उन्होंने अगर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है तो तुम भी उनके साथ गलत व्यवहार करो, तो गांधी जी का वाला अहिंसा वाला रूल ही फेल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करने पर। तो ये देखिए ऑप्शन सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। आप अगर नैतिक जो दुविधाएं हैं, यानी जो नैतिक चर्चाएं हैं, इन पे बच्चों को शामिल करो। शामिल मतलब जैसे है, उन्हें एक कहानी सुनाओ, हेंज की दुविधा सुनाई उन्होंने आपने कि भैया हेंज ने चोरी की थी अपने वाइफ के लिए, क्योंकि वाइफ उसकी मरने जा रही थी, वही दवा जो है वह उसकी वाइफ की जो जान है वो बचा सकती थी। तो बताओ भैया हेंज ने सही किया गलत किया। तो अब इसमें बच्चे अपने अपने तर्क देंगे। कुछ कहेंगे नहीं सर हेंज ने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि उसने चोरी की इसलिए गलत किया, चोरी करना पाप है। वो किसी और से मदद ले सकता था, किसी से पैसे उधार कर लेकर उसको केमिस्ट को दे सकता था, अपनी वाइफ की जान बचा सकता था। तो दूसरे बच्चे क्या कहेंगे, नहीं सर हेंज ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि पैसों से ज़्यादा किसी की जान इंपॉर्टेंट थी, तो उसने चोरी करके अपने व्यक्ति की जान बचा ली। तो आप ऐसे करने से अपने बच्चों का जो दिमाग है ना, उनका जो मोरल रीजनिंग है उसको आप ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। अपने मतलब उनके जो संभावित उत्तर हैं उनको आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस चीज़ से जो बच्चों के अंदर नैतिक विकास है वो बहुत अच्छा हो सकता है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन 20। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। पढ़ते रहिए क्वेश्चन, आंसर देते रहिए। क्वेश्चन क्या है, लिखा है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला क्या है। नैतिक विकास में पहले क्या आता है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, पहली परंपरागत नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या पश्च परंपरागत नैतिकता। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग स्वयं बताइएगा कि नैतिक विकास की जो पहली स्टेज है उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को खूब सारा प्यार देते रहिए और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ भी बनाए रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।